सेलुलर रेस्पिरेशन की असाइनमेंट है 1 डेल्टा 2C 3A 4 डेल्टा 5 बीटा 6C 7A 8 बीटा 9C 10A 11C 12A 13 डेल्टा 14A 15 बीटा 16 डेल्टा 17 बीटा 18 डेल्टा 19C 20C 21A 22 डेल्टा 23C 24C 25 बीटा 26C 27 बीटा 28 बीटा 29 डेल्टा 30C 31 डेल्टा 32 बीटा 33 बीटा 34C 35C 36A 37C 38C 39 डेल्टा। बेटे 38 वाला ना ये काट दो, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। शटल सिस्टम, कई शटल सिस्टम्स होते हैं और तुम्हारे है नहीं है शटल सिस्टम, ये छोड़ दो। और 37 भी काट दो, 37 और 38 काट दो। 39 डेल्टा 1 मिनट। हाउ मेनी टाइम्स decarboxylation occurs during Krebs cycle? Only from one glucose molecule. बेटे 39 का C आ जाएगा बेटा। हाउ मेनी, हाँ 2 39 का बीटा 2 टाइम्स, 2 ही तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, इट इज बीटा फर्मेंटेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसमें काम नहीं करता है, सो इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 41 नॉट रिक्वायर्ड। बीटा मैग्नीज 42 is A. नहीं, I'm sorry, 42 is not A, 42 is C, aconitis. 43, हाँ it is A, succinyl CoA. 44A 45 calculate number of ATPs formed as a result of substrate level phosphorylation glucose molecule। आप बताइए जी, 2 वहां पे बनते हैं, 2, 1 मिनट बेटा, 4 5 6 calculate formed as a result of, it is C 6 substrate level phosphorylation। आप नहीं, 1 मिनट, 2 और 2 4 5 हाँ 6। देखो कैसे ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेप में एटीपी बनते हैं। व्हाट इज सबस्ट्रेट? डू यू नो व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? ठीक है, लिखो अपने इसी पे ही लिख लो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है। राइट डाउन। व्हेन ATP is formed from ADP, when ATP is formed from ADP directly when one substrate
when one substrate is converted into another. When one substrate is converted into another. During respiration, there are three steps. There are three steps where substrate level phosphorylation occurs. In respiration, there are three steps where substrate level phosphorylation occurs. That is, कौन से थ्री स्टेप्स है बेटा? देखो, एक तो है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. कौन सा है? 1,3 डायाफॉस्फो डायाफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यहां पे एटीपी बनता है बेटा. ठीक है कि नहीं? दूसरा स्टेप है फॉस्फोइनोल पायरुवेट. पायरुवेट. जो लास्ट स्टेप है वहां पे भी एक एटीपी बनता है. ठीक है. उसके बाद तीसरा, क्रेब्स साइकिल में कौन सा स्टेप है बेटा? बनता है कि नहीं? जीटीपी बनता है बेटा. जीटीपी इज इक्वल टू एटीपी. सक्सिनाइल CoA टू सक्सिनिक एसिड. यहां पर क्या बनता है? एक जीटीपी. जीटीपी सेम एज दैट ऑफ एटीपी. है कि नहीं? ये तीन स्टेप्स है ना. और आपको ये पता है कि दो एटीपी यहां पे बनेंगे क्योंकि एक ग्लूकोज से दो बनते हैं 1,3 डायाफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. राइट और नॉट? दो एटीपी यहां पे बनेंगे और दो एटीपी यहां पे बनेंगे. तो 6 एटीपी बनने चाहिए. देखो, आंसर इज सी. राइट और नॉट? क्योंकि यहां पे पूछा हुआ है सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है. यहां पे नेट एटीपी गेन नहीं है. यहां पे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटीपीज गेन ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सो इट इज 6. उसके बाद है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट ईटीसी लोकेटेड इन क्रिस्टे. ये ठीक है. मेंटेन. चलो अभी हम देखते हैं. वैसे तो क्रिस्टे जो है वो पार्ट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ही है, बट लेट्स सी. उसके बाद है मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन. ये भी ठीक है. ऑप्शन सी है साइटोक्रोम सीक्वेंसेस B, C, A एंड A3. ये भी ठीक है. डी है नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट. बट इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकती है? ऑप्शन ए, लोकेटेड इन क्रिस्टे. ठीक है. तो क्रिस्टे में मेनली क्या है? क्रिस्टे में तो मेनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है. ठीक है. वहां पे ऑक्सीसोम्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कपलिंग फैक्टर CF0, CF1 आर मेंट फॉर. हाँ जी, क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे दो चॉइसेस ठीक हो सकती है.
कपलिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन विद फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, नहीं, ऑप्शन इज सी, एक्टिवेटिंग एटीपीएस। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है सी, एक्टिवेशन ऑफ एटीपीएस। साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, नहीं बेटा, ऑक्सीडेटिव ना बच्चे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इट इज एसोसिएटेड विद CF1 पार्ट ऑफ ऑक्सीसोम्स। उसी के साथ तो एटीपीएस एक्टिविटी एसोसिएटेड है, हेड पार्ट के साथ। पैसेज ऑफ हाउ मेनी प्रोटॉन जनरेट्स 1 ATP इन CF1 पार्ट ऑफ ऑक्सीसोम्स। बताओ जल्दी से, कितने प्रोटॉन्स, एक एटीपी बनाने के लिए कितने प्रोटॉन्स चाहिए? 2. Which biomolecule links between beta oxidation of palmitic acid and Krebs cycle? Acetyl coenzyme A। जल्दी से, हाँ ऊपर से मुझे बताइए। 36, 37 हमने कटवा दिए थे, नहीं 37 एंड 38 कटवा दिए थे, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया। उससे पहले वाले क्वेश्चंस में बोलो। बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, यहाँ पे ऑप्शन करो ए, पास्चर, सी नहीं है, ए, कोस्टाइचेव coined the term anaerobic respiration। At how many steps ग्लाइकोलिसिस सबस्ट्रेट लेवल, हाँ बेटा 4 हम ये कहेंगे ना कि क्योंकि 1, 2 तो है ही है, ठीक है, और ये जो 2 प्रोसेसेस है ये 2 बार होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज 4। कहाँ पे बेटा, कौन सा क्वेश्चन? 28 रेस्पिरेटरी चेन इन बैक्टीरिया। बेटे साइटोप्लाज्म में नहीं, रेस्पिरेटरी चेन का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, वो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड ही होता है। For aerobic respiration, the molecular oxygen utilizing first step, it is, बेटा हम तभी यहीं पे, क्योंकि हम ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, क्योंकि कौन सा NADPH2 सबसे पहले ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है, तो वो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये याद ही रखना है, क्योंकि ग्लाइकोलिटिक NADH2 तो सबसे लास्ट में ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है बेटा, यूटिलाइज तो वही होती है, बट किसके NADH2 सबसे पहले ऑक्सीडाइज होते हैं? दैट इज योर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के। इसीलिए हम कहते हैं कि यहीं पे किसका हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव होता है? वो NADH2 जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में यूज हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए इट इज बी, ये याद ही रखना पड़ेगा बेटा। इन ग्लाइकोलिसिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, हाँ जी बेटा NAD। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों कौन रिमूव कर रहा है? NAD। हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है ना, तभी तो NADH2 बनता है। Q10 value of aerobic respiration will not be 2 at the following temperatures। बेटा देखो, what is Q10 value? Q10 value ध्यान से देखो जसलीन, इधर बच्चा। पहले तो काजल तुम कल परसों नहीं आई थी, कहाँ थे? किस लिए? शादी में?
अच्छा 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 अच्छा। और 2 क्लासेस में ये कहाँ चला? अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा क्लासेस मिस हो गई फिर क्या करें, है ना? नहीं बेटा, यू शुडंट बी सॉरी, बट मेरा ये थोड़ा सा ये है कि भी क्लासेस, एक तो कई बार क्या है, बीमार है कुछ है उसमें मिस हो जाती है, फिर घूमने फिरने में मिस हो जाए फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अब क्या करना कि मेरे ख्याल से फिजिक्स और बायो की क्लासेस ऑनलाइन पड़ी हुई है, हमने अपलोड कर दी थी, ठीक है? उसमें देख लेना एक बार, ठीक है? चल बैठ जाओ, कोशिश किया करो कि किसके पास है, शिवानी के घर रह जाया करो, हॉस्टल में रह जाया करो, कि भी आप जाओ घूमने, मैं तो यहीं रह लूंगी, ठीक है? शिवानी के घर रह लेना, यहीं आसपास ही होगा इसका घर। हाँ बस फिर चलो ठीक है बच्चों, कौन सा था? हाँ, तो मैं बता रही थी आपको रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो हमने क्या कहा है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर देयर इज डबलिंग इन द रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, बट दैट इज अप टू ओनली 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद तो 45 डिग्री टेम्परेचर के बाद तो एंजाइम्स डीनेचर होने शुरू हो जाते हैं, और एंजाइम्स की डीनेचुरेशन जब शुरू हो जाएगी तो कोई भी प्रोसेस का रेट क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, इधर देखो बेटा सारे, हमने क्या कहा है, हाई टेम्परेचर्स पे Q10 will be 10 या Q10 will be 2 only up to 45 degree centigrade. After that, further increase in temperature decreases the rate of reaction due to killing of the enzymes. लिख लो ये कॉपी में, यहीं पे असाइनमेंट पे लिखो, Q10 वैल्यू, Q10 वैल्यू हमने कर लिया था, बट इसके बारे में लिख लो, Q10 वैल्यू will be 2 up to 45 to 50 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 45 to 50 डिग्री C टेम्परेचर। फुल स्टॉप करके, इफ द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज्ड, if the temperature is further increased, comma, there is decrease in the rate of reaction, there is decrease in the rate of reaction due to denaturation, there is decrease in the rate of reaction due to denaturation or killing of the enzymes, due to denaturation or killing of the enzymes. तो क्वेश्चन है Q10 value of aerobic respiration will not be 2 at the following temperatures. ठीक है, 65 पता चल गया बेटा क्यों है। 7th क्वेश्चन है, which type of plants are able to carry out respiration at -35 degree centigrade? तो it is the lichens which can grow even at polar regions. ठीक है, ठीक है, lichens यहाँ पे स्टार्ट लिख लो, the organisms which can tolerate very low temperature, the organisms which can tolerate very low temperature are lichens and some mosses such as sphagnum, and some mosses such as lichens, 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 and some mosses such as sphagnum, sphagnum, sphagnum को बोलते हैं peat moss, peat, peat moss। ठीक है जी, जो पाइन्स है, स्प्रूसेस है, ये लो टेम्परेचर तो टॉलरेट कर लेते हैं, बट -10 तक, इससे ज्यादा नहीं।
है ना, -10 -15 तक, -35 तक सिर्फ लाइकन्स और कुछ मॉसेस जो है वो कर सकते हैं, बाकी नहीं कोई। ठीक, और बताइए 25th। बेटा ये तो अभी डिस्कस किया, इन ग्लाइकोलिसिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय NAD, क्योंकि NAD जो है इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा, प्रोटॉन्स भी रिसीव करेगा, तो NADH2 बनाएगा। ठीक है, 18th, Which of these do not increase respiratory rate in plants? हाँ जी, अब जल्दी से ये देखो, यहाँ पे आंसर है none of these। हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाए, आप बहुत भागते हो करते हो, है ना, तो क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ता है कि नहीं, और रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा तो सेल्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी, क्योंकि सेल्स में मेटाबॉलिज्म भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, सो हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब किसी भी प्लांट्स में या एनिमल्स में हो जाए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डू नॉट इंक्रीज वुंडिंग एंड हाई सॉल्ट सबस्ट्रेटम, विच ऑफ दीज, एक मिनट, ब्रीदिंग रेट नहीं है ये बेटा, आंसर ए आ जाएगा इसका। हाँ, आंसर इज ए, बिकॉज अगर यहाँ पे होता है ना रेट ऑफ ब्रीदिंग इज इंक्रीज्ड, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, लिख लो, जो मुझे कंफ्यूजन है तुम्हें भी हो सकती है, यहाँ पे साइड में लिख लो हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस रेट ऑफ ब्रीदिंग, हाई CO2 concentration increases rate of breathing, but not the cellular respiration. उसके बाद वुंडिंग है। ठीक है, वुंडिंग में टू रीजेनरेट न्यू सेल्स, ठीक है, वुंडिंग में न्यू सेल्स रीजेनरेट करने पड़ेंगे तो सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, और जब सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, राइट। तो वुंडिंग के आगे लिख लो टू रीजेनरेट द वुंडेड टिश्यू, comma, cells have to divide to regenerate, मैं दोबारा बता रही हूँ, to regenerate the wounded tissue, comma, the cells have to divide, which requires energy, obtained by increase in cellular respiration. कौन सा वाला बेटा? 34th 24th. If the rate of respiration in a plant becomes equal to the rate of photosynthesis, what will happen? हाँ, आप बताइए पहले। क्या आना चाहिए इसमें? नहीं बेटा, फोटोसिंथेसिस तुम ब्रॉडली सोचो कि अगर थोड़ा सा सोचो कि 10 रुपए कमा रहे हो और 10 रुपए खर्च कर रहे हो और रोज आपको 10 रुपीज मिल रहे हैं, तो हम जिंदा रहेंगे कि नहीं? ठीक है, बट हमारा खर्चा, हमें खाना तो 10 रुपए का मिलता है और हमारा वो पैसे घटा के हमारे 5 रुपए कर दिए, फिर क्या होगा? धीरे धीरे भूखे मरेंगे ना। ठीक है, पर अगर 10 मिल रहे हैं और 10 खर्च हो रहे हैं तो हम जीते रहेंगे, कुछ और प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
तो इसीलिए, बट हम स्टोर नहीं कर पाएंगे भी, कल के लिए हम बचा के रख लें खाना, क्योंकि जितना खर्च करते हैं उतना हमें खाना मिलता है, उतना हम खा लेते हैं। इसी तरह प्लांट्स की बात है, फोटोसिंथेसिस फॉर्म फूड, रेस्पिरेशन कंज्यूम्स फूड। ठीक है, जितना खाना बनता है ब्रॉडली अगर हम देखें, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं इसके बारे में सोचना, जितना खाना बन रहा है उतना कंज्यूम हो रहा है, जमा नहीं हो रहा है, स्टोरेज नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी द प्लांट कैन सर्वाइव एट कंपनसेशन पॉइंट बट नॉट फॉर ए लॉन्गर टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टोरेज, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, फोटोसिंथेसिस का रेट कम भी होता है, इसलिए प्लांट विल अल्टीमेटली डाई। ठीक है, बट कुछ टाइम तक इट कैन सर्वाइव। ठीक है, बट अगर हमारे को क्वेश्चन है तो वो यही है कि नो स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, 18 19 how many NADPH2 are formed from palmitic acid during its complete breakdown through beta oxidation? अब चलो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, मुझे तो खुद कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कार्बन फैटी एसिड है। मुझे बताओ कितनी बीटा ऑक्सीडेशन होगी? नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन 7, और 7 बीटा ऑक्सीडेशन में कितने NADH2 बनेंगे? 7 NADH2। उसके बाद नंबर ऑफ एसिटाइल COA फॉर्म्ड 8, नंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल, नंबर ऑफ NADH2 in 8 Krebs cycle, 8 into 3 8 3 24, 24 और 7 कितने होते हैं? 31। ये बेटा लिख लो, समझ मेरे से बाद में लेना। राइट ऑन। जिसको कंफ्यूजन थी लिख लो एक बार असाइनमेंट पे ही, और असाइनमेंट सॉल्व करके रखो। असाइनमेंट संभाल के रखो। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुमने फाइल्स दिखानी है, आपने मुझे दिखाई नहीं है अभी भी? चलो किस किस के पास है? चलो फाइल्स कईयों के पास है, हॉस्टल वाली गर्ल्स के पास नहीं है। है? चलो हॉस्टल में है, वही तो है ना, फिर हॉस्टल के रास्ते में ये असाइनमेंट गुम हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता? या फिर स्कूल में अनाउंसमेंट कर दो भी, किसी को केयर टू कौन के असाइनमेंट मिले तो भी हमें दे देना। चलो और बोलो। हाँ, कौन सा बच्चे? 7th के 11th 12th। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ATPs फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म। बेटा ये याद ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लो नीचे करके, PPP पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, आप भी लिख लो। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे is an alternative pathway of respiration, is an alternative pathway of respiration in which one molecule of glucose, in which one molecule of glucose on oxidation forms
12 NaDH2, 12 NaDH2 and 6 carbon dioxide. 12 NaDH2 and 6 carbon dioxide. And you know 12 NaDH2, 1 NaDH2 3 ATP, 12 NaDH2 36 ATP. ED pathway, यहाँ पे लिख लो, it is shown by ED pathway, यहाँ पे लिखो ED pathway is the respiratory pathway shown by fungi. ठीक है बेटा, तो इसमें फंजाई कौन सी नहीं है? मैंजीफेरा इज एन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। म्यूकर, क्लेविसेप्स एंड मोरकेला, ये तीनों क्या है? फंजाई है, दैट्स व्हाई दे शो ईडी पाथवे, बट मैंजीफेरा इज एन एंजियोस्पर्म, इट कम्स अंडर किंगडम प्लांटी, तो नो ईडी पाथवे। ईडी पाथवे की फुल फॉर्म है एंटनर ड्यूडरॉफ पाथवे। मैं लिख रही हूं, इट इज एंटनर ड्यूडरॉफ पाथवे। एंटनर ड्यूडरॉफ पाथवे shown only by fungi. Ninth question, RQ of sprouting potato. पोटैटो में रिजर्व फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होता है। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज की जब रेस्पिरेशन होगी तो आरक्यू वैल्यू क्या होगी? 1, तो दैट्स व्हाई इट इज 1। और यहां पे लिख लो आरक्यू वैल्यू ऑफ स्प्राउटिंग ऑयल सीड्स। स्प्राउटिंग ऑयल सीड, जिनमें से भी ऑयल निकलता है, स्प्राउटिंग ऑयल सीड्स विल बी, हाँ जी, क्या होगा? लेस देन 1, क्योंकि उनमें स्टोर्ड फूड क्या? ऑयल्स है ना, ठीक है। और लिपिड्स की आरक्यू वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 1। ठीक है जी, आई समझ में? हाँ जी, और बोलिए। एंड रिमेंबर दैट, लिख लो यहाँ, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, राइट डाउन, breakdown of lipids occurs in glyoxysomes. Breakdown of lipids occurs in glyoxysomes. Breakdown of lipid, आप यहाँ पे लिख सकते हो breakdown of lipids by beta oxidation. Beta oxidation occurs in glyoxysomes, जिसको हम ग्लायोक्सिलेट पाथवे भी कह देते हैं। 11th है जी, हाउ मेनी ATPs are formed in cytoplasm only after complete breakdown of one glucose molecule? यहाँ पे आंसर कीजिए बेटा, डेल्टा 4, ग्लाइकोलाइसिस से। और यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन है ना, इसलिए। और नेट भी नहीं लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे होता हाउ मेनी नेट एटीपीज आर फॉर्म, तब आंसर 2 आ जाता। अब यहाँ पे आ जाएगा 4। हाईएस्ट आरक्यू वैल्यू
हाँ यही मैं देख रही थी, भी आपने पूछा नहीं क्योंकि ये तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, हाईएस्ट आरक्यू वैल्यू। अब क्या था, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2, आरक्यू वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिनोमिनेटर जो है वो जीरो है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज infinity. That's why RQ value is highest during anaerobic respiration. क्या कह रहे हो बेटा? बेटा क्या होता है RQ वैल्यू, पहले देखो जरा कॉपी देखो क्या है। RQ वैल्यू हमने कल की थी, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 liberated over volume of oxygen consumed। ठीक है, तो you know 2 CO2 are liberated during ethyl alcoholic fermentation but no oxygen is consumed, so anything divided by zero is infinity। so infinity means कोई पता ही नहीं है किसी चीज का, कहां तक जाती है आरक्यू वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15, माइटोकॉन्ड्रियल, इसका बेटा आंसर है डेल्टा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स डज नॉट कैरी आउट द फॉलोइंग फिनोमिना, एटीपीएस एक्टिविटी, क्योंकि एटीपीएस एक्टिविटी यहां पे लिख लो, इट इज एसोसिएटेड विथ ऑक्सीसोम्स। बाकी तो सब कुछ मैट्रिक्स में ही है, इट इज एटीपीएस एक्टिविटी में लिख लो एज इट इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीसोम्स। और बोलो, हाँ जी, एनीथिंग एल्स? हो गया? चलिए यहाँ पे अब एक क्वेश्चन लिखिए, why do plants do not have specific respiratory organ, do not have specific respiratory organ। ठीक है, तो आंसर लिख लो इसका। फर्स्ट पॉइंट है the oxygen requirement during respiration is generally fulfilled by the oxygen liberated during photosynthesis। तो इंटरनल जो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसका कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर गैसियस एक्सचेंज mainly occurs for photosynthesis। gaseous exchange mainly occurs for photosynthesis and not for respiration।
ठीक है, ये तो हो गए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स के बारे में मेनली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फुल स्टॉप करके, दिस इज मेनली ट्रू, दिस इज मतलब ये जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, दिस इज मेनली ट्रू फॉर द ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, दूसरी चीज लिख लीजिए, नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, नॉन photosynthetic cells are in direct contact with the with the environment, through stomata or lenticels, through stomata or lenticels. Therefore no special respiratory organs are required. No special respiratory organs are required in plants. थर्ड पॉइंट करके लिख लो, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो और वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो और वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर, there is no or very low transport of gases from one part of the plant to another. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो सेल्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स तो अंदर से अंदर कमी पूरी कर लेते हैं। जो बाकी के नॉन फोटोसिंथेटिक है वो कैसे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं? सो थ्रू स्टोमेटा, डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन। ठीक है, और जो वुडी पार्ट्स है, आप बात करोगे स्टोमेटा, ठीक है, ये तो थिन वॉल्ड सेल्स में तो ठीक है, बट जो वुडी पार्ट्स है उसमें क्या है? तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। इज इट राइट? ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज लिख लो जो आगे चल के आप पढ़ोगे भी, इन मैनग्रोव प्लांट्स, डू यू नो व्हाट आर मैनग्रोव प्लांट्स? मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जल्दी से बताओ। मैनग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जो मार्शी एरियाज में, दलदल में ग्रो करते हैं। ठीक है, और जो मार्शी एरियाज है, ध्यान से पहले मेरी बात सुनो, छोड़ दो बाकी सब, मैं लिखवाऊंगी। मार्शी एरियाज में क्या होता है कि सॉइल में वाटर लॉगिंग ही तो होती है ना, बहुत ज्यादा पानी होता है। ठीक है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत डिसॉल्व्ड है, ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो उन एरियाज में रूट्स कैसे ग्रो करेंगे? रूट्स में तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी में ऑक्सीजन है नहीं है, सॉइल में ऑक्सीजन है ही नहीं है, वाटर लॉग्ड सॉइल्स है। तो वो क्या करती है, रूट्स नीचे ग्रो करनी है, बट रेस्पिरेशन के लिए उन्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो उनकी कुछ ब्रांचेस जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होके ऊपर की तरफ ग्रो करती है, दैट आर न्यूमाथोड्स। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा देती हूँ, न्यूमेटोफोर्स या न्यूमाथोड्स उनको बोलते हैं। आप ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स आपको मिलेंगे मार्शी एरियाज में ग्रो करते हुए। ठीक है, ये रूट्स भी है नीचे, एंकरेज के लिए रूट तो चाहिए, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने के लिए रूट्स तो चाहिए, बट ये रूट्स तो जिंदा रहेंगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो इनकी कुछ ब्रांचेस जो है दे ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी। They grow
अगेंस्ट ग्रेविटी, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर्स। और इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूमाथोड्स, जिनके थ्रू ऑक्सीजन जाती है। These are called as pneumatodes. So pneumatophores are, हम कहते हैं, negatively geotropic roots, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करे रूट्स, उनको बोलते हैं, that is your negatively geotropic roots called as pneumatophores. These are found in mangrove plants which grow in marshy or boggy areas. और इंडिया में आपको मैनग्रोव प्लांट्स कहाँ पे मिलेंगे? वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, जहाँ पे मार्शी एरियाज है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, वहां पे बड़े बड़े फॉरेस्ट है मैनग्रोव के। ठीक है, बना लो। और एग्जाम्पल्स क्या है? सच एज राइजोफोरा, सेंसिवियरा, एविसीनिया, सोनेरेशिया. All these are mangrove plants. आरशी हो गया बच्चे? कर दे रब, करो करो जल्दी से। जयप्रकाश बना लिया बेटा? डायग्राम बना लिया ये थोड़ा सा? चलिए, तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर शुरू हो गया? डाइजेशन? हाई डाइजेशन खत्म कर दिया? समझ भी आया तुम्हें सारा? हाय, चलो अभी मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगी ना, फिर नहीं समझ में आएगा। मुझे बताओ कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में एक्टिव प्रोसेस कौन सी है? हाँ, ये कैसे गई? शुरू में तो आ जाता है। ब्रीदिंग की प्रोसेस नहीं की तुमने? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में
एक्टिव प्रोसेस कौन सी है और क्यों? वाई? ऐसा क्यों? एक्सपीरेशन पैसिव क्यों है? ये बुक खोल ली, देख फटाफट से, बुक में नहीं खोल के बताना है। दिशा बुक बंद कर दे। और एनसीईआरटी में तो ये दिया नहीं हुआ है, एनसीईआरटी तो कुछ नहीं बनेगा। आंसर तो दिशा ने ठीक दिया है कि भाई इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, बट रीजन बताओगे तभी ठीक रहेगा, नहीं एग्जाम तक जाते जाते एक्सपीरेशन एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि काजल बता रही है। हाँ क्यों काजल? हाँ सर ने बताया नहीं। बोहर्स इफेक्ट क्या चीज है? कहां तक किया है, मैं उसमें से पूछ लेती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कर ली है। अभी ब्रीदिंग वाला प्रोसेस किया। ब्रीदिंग में तुमने यू नो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स रेट ऑफ ब्रीदिंग? बेटा सारा ही एनसीईआरटी का समझाना तो पड़ता है कि नहीं, कि रट्टा मार लेना एनसीईआरटी का। करवाती तो मैं भी एनसीईआरटी से ही हूँ। करवा नहीं बेटा, बेसिक जो है, बेस जो है वो हमारा भी एनसीईआरटी ही है, बट फर्क क्या है कि हम जो है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक मिनट से बच्चे। हेलो हाँ जी बेटा, शुरू जाएगी बेटा, बट वो 3:30 बजे आएगी। तू आ जाना ना फिर इधर, या तो तुम उधर सीधा पहुंच जाओ, मैं उसको 3:45 वहीं छोड़ दूंगी। मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, ओके बाय। चलो अच्छा छोड़ो, जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो हम ये सारा आपको बता देंगे, विद एनसीईआरटी और विदाउट एनसीईआरटी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस, पहले मुझे ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, आर दीज टू चैप्टर्स क्लियर? नहीं तो बच्चे बेटे प्लांट फिजियोलॉजी में ना थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है हाई प्लांट्स के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमें कैसे पता चलेगा? क्यों ऋषि, होता है ना ऐसे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी उन्हें लगता है कि हमारा अपना अपना सा है ना, हमारे को पता चल रहा है हमारी बॉडी में क्या चल रहा है ना, इस तरह से वो थोड़ा सा वो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। बट क्या प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ के जो मैंने पढ़ाया है वो चीजें क्लियर हो गई है आपको? क्या आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जब बच्चों को ईटीसी कहो तो कहते हैं हाय बस काम खत्म हो गया, बस मैम यही नहीं आता, बट क्या आप ये मुझे कहेंगे भी अब हमें ये नहीं आती है? अब आ गई है? चलो थैंक यू, ये मेरे लिए भी कॉम्प्लीमेंट है कि भी तुम्हें आ गई है और तुमने इसको इजी कहा है। नहीं तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्रेब साइकिल तक तो बता देंगे, जहां पे कहो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वो कहेंगे अच्छा ये भी कुछ होती है, ये नहीं, ये हमें मुश्किल लगती है, क्या है क्या नहीं। चलिए ये क्लियर है। अब दूसरी चीज मुझे आप थोड़ा सा कंपैरिजन में बताइए, ध्यान से कॉपी बंद कर दो। फोटोसिंथेसिस आपको पता चल गई और रेस्पिरेशन आपको पता चली, ये नहीं परमानेंट कॉपी खुलवाऊंगी, बट थोड़ा सा मेरी बात सुनो ध्यान से कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें ऑक्सीजन का रोल कैसे डिफरेंट है, या यू कैन से वाटर का रोल कैसे डिफरेंट है? हाँ जी दिशा बताएगी। हाँ जी दिशा।
बैठ के बता दिया करो, खड़े होने की जरूरत नहीं। हाँ रिया, बैठो बैठो, दिशा बैठो। हाँ रिया, हाँ जी रिया। वाटर फॉर्म होता है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि भी तुम्हें समझ आ गया है कि इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज हाइड्रोलाइज्ड, वेयर एज इन केस ऑफ रेस्पिरेशन वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस it is water which donates electrons and protons, whereas in case of respiration water is formed by combining of oxygen with electrons and protons। ठीक है, तो अब मुझे दूसरे एक में और फॉर्म में पूछती हूँ, which is the donor of electron, ध्यान से सुनना है, which is the donor of electrons and protons in photosynthesis and in respiration। हाँ जी जसलीन, सोच के। हाँ, विच इज द डोनर ऑफ, हाँ फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में वाटर, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, इट इज NaDH2 एंड FADH2, बिल्कुल ठीक है, बैठिए। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस द हाइड्रोजन डोनर आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स कंबाइंस टू फॉर्म हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन डोनर इज water, whereas in respiration the hydrogen donor is reduced coenzymes, that is NaDH2 and FADH2। ठीक है, तीसरी चीज, you know the energy, you know प्रोटोन ग्रेडियंट दोनों में क्रिएट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन में भी, और प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अब आपने मुझे बताना है कि what is the source of energy for creating proton gradient in photosynthesis and in respiration। हाँ जी जसलीन का हाथ खड़ा है, चल बेटा तू ही बता दे। हाँ बेटा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो दोनों ही है, बट इनिशियली में एनर्जी कौन दे रहा है? सनलाइट से। इट इज द लाइट एनर्जी विच, इट इज द लाइट विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर क्रिएटिंग प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है ना, NaDH2 की ऑक्सीडेशन होती है कि नहीं? ठीक है, बैठो बैठो, ठीक है, ये भी लिख लो, लिख लो असाइनमेंट पे या कॉपी पे ही, कहीं पे भी लिख लो, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने की है वहां पे लिख लो कि इन फोटोसिंथेसिस द एनर्जी रिक्वायर्ड, कहीं पे स्टार डाल के रेड पेन से लिख लो, कहीं तो दिखेगा ही। इन फोटोसिंथेसिस द एनर्जी फॉर प्रोटोन ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड बाय लाइट, चाहे वो सनलाइट है या दूसरी लाइट है, प्रोवाइडेड बाय लाइट, whereas in respiration the energy for creating proton gradient, the energy for creating proton gradient is provided by oxidation reduction reactions, oxidation reduction reactions। Is it okay? ठीक है बच्चों, समझ में आई? चलिए, तो जी अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें क्या करेंगे। हम इसमें करेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, फिर करेंगे हम पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, देन फिर हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ में हम है एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज लाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, पीएच, और दूसरा हम कहेंगे ग्रोथ रेगुलेटर्स। इंटरनल फैक्टर्स, इट इज PGRs, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमने वेरियस प्लांट हार्मोन्स के बारे में करेंगे। कौन से, ये मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आपको नाम पता चलते रहे। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, और बोलो कौन सा होता है। Another is ethylene and abscisic acid, ABA। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम करेंगे सेनेसेंस और एजिंग। सेनेसेंस और एजिंग, ठीक है। तो हमने ये सारे टॉपिक्स करने हैं। तो सबसे पहले आ जाइए ग्रोथ। सो राइट डाउन फर्स्ट ग्रोथ। ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल इंक्रीज, ग्रोथ इज द irreversible increase in the size of the cell or an organism, irreversible increase in the size of the cell or an organism due to increase in the amount of protoplasm, due to increase in the amount of protoplasm। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, टेम्परेरी ग्रोथ में अकर, टेम्परेरी ग्रोथ may occur due to absorption of water, due to absorption of water। Therefore to measure actual growth, we estimate dry weight of the plant। प्लांट को हम उसका ड्राई वेट, सुखा के हम उसका प्लांट का वेट लेते हैं ताकि हमें क्या पता चले, उसका वाटर कंटेंट खत्म हो जाएगा
ताकि हमें एक्चुअल ग्रोथ के बारे में पता चले। हमें जो है मीन्स कि टेम्परेरी ग्रोथ ना पता चले। एक हमें लगा है कि प्लांट का साइज बढ़ गया है, बट जब हमने वेट देखा तो वो जितना पहले था उतना ही अब है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल साइज बढ़ा था वो किस कारण था? पानी की एब्जॉर्प्शन के कारण था। ठीक है, समझ में आई? उसके बाद आ जाइए पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ। Indeterminate and determinate. Indeterminate growth and determinate growth. Indeterminate growth example है plants. It occurs in plants. Determinate growth occurs in animals. तो indeterminate growth में लिख लो, it is the growth which continues throughout life. Which continues throughout life. Determinate growth, when growth occurs up to certain stage of life. Determinate में लिख लो, when growth occurs up to certain stage of life. ठीक है, फिर indeterminate में लिखो, plants show localized growth. Plants show localized growth because growth occurs only at meristematic regions. Growth occurs at meristematic regions. Animals में animals show diffused growth. Animals show diffused growth because a particular organ grows from all the sides. A particular organ grows from all the sides during growing period. During growing period. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इंस्ट्रूमेंट used for measuring growth in plants is oxanometer. Instrument used for measuring growth in plants is oxanometer. And the most common oxanometer is Pfeffer's oxanometer. Most common oxanometer is Pfeffer's oxanometer.
नेक्स्ट है जी फेसेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। तो प्लांट में कौन कौन से फेज है? लैग फेज, लॉग फेज, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। ये है रेट ऑफ ग्रोथ, दिस इज टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो इट इज सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। Plants show sigmoid growth curve. यहां से यहां तक this is lag phase, this is log और exponential phase, and you know this is stationary phase. There are three phases: lag phase, log phase and stationary phase. जो लैग फेज है मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी, बट अभी पहले लिख लो। लैग फेज represents the phase of division. In which meristematic cells divide to form new cells. This is lag phase. उसके बाद आ जाता है log phase. It represents the phase of cell elongation. It represents the phase of cell elongation when the newly formed cells grow to attain maximum size. It is the phase when maximum growth occurs. It is the phase when maximum growth occurs, due to which maximum energy is required, during this phase. Thus the cells which show elongation have highest rate of respiration. ठीक है,
शो हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और तीसरा है स्टेशनरी फेज। थर्ड है स्टेशनरी फेज। इट इज द फेज ड्यूरिंग विच द न्यू सेल्स फॉर्म्ड undergo differentiation. New cells formed undergo differentiation to form specialized cells. To form specialized cells. ठीक है जी, ये phases of growth है। उसके बाद हम आगे का नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है बच्चों। और संडे को टेस्ट आपको याद है, आपने नॉन मेडिकल वालों को बता दिया था बच्चे। टाइमिंग्स में भी एट 9, 9 बजे ठीक है ना। हाँ, तो चाहे तो पहले मैं बता दूंगी सैटरडे को कि पहले टेस्ट होगा बाद में क्लास होगी, या पहले क्लास होगी बाद में टेस्ट होगा। ठीक है, बट क्लास होगी जरूर, बायो की क्लास, ताकि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले टेस्ट ले लें। चलो पहले टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, जैसा कहोगे, नो प्रॉब्लम्स। ठीक, चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा।